Welcome guys, welcome to EduHome. So today we will discuss income from house property. We will cover section 22 to 27 of the Income Tax Act 1961. So broad अगर टॉपिक देखें तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू, स्टैंडर्ड डिडक्शन, हाउसिंग लोन डिडक्शन, अनरियलाइज्ड रेंट, को ओनरशिप, को बोरोवर और डीम्ड ओनरशिप. So these are the broad topics which we are going to cover. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 22 ये बोलता है कि आपको अपने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पे टैक्स देना होगा. तो सेक्शन 22 इज द चार्जेबिलिटी सेक्शन जो हमको ये बोलता है. नाउ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी का मतलब होता है बिल्डिंग और उससे अटैच लैंड. मतलब अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है तो नीचे गैरेज हुआ या फिर कोई पार्क हुआ पास में अटैच, तो बिल्डिंग और लैंड कवर्ड अपॉर्टिनेंट देयर टू. हाउस प्रॉपर्टी आपकी रेसिडेंशियल हो सकती है और कमर्शियल भी है. मतलब अगर आपकी कोई शॉप्स है, गोडाउन है, वो भी इस सेक्शन में कवर्ड है. सर कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जो एक्सक्लूडेड है? अगर आप किसी प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज करते हो जिसका इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल है तो वो यहाँ पे कवर्ड नहीं है. सो प्रॉपर्टी यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है ओनरशिप. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स वही देगा जो उस प्रॉपर्टी का ओनर है. ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी शैल पे टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. जैसे फॉर एग्जांपल देखिए कि अगर ए की प्रॉपर्टी है और ए ने उसको रेंट पे दिया है बी को और बी ने फर्दर उसको रेंट कर दिया है सी को, तो यहाँ पे ए को भी रेंटल इनकम आ रही है, बी को भी आ रही है. ए क्योंकि ओनर है उस प्रॉपर्टी का, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स देगा. बी क्योंकि वो ओनर नहीं है उस प्रॉपर्टी का तो वो अदर सोर्सेज में टैक्स देगा. नाउ लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नीड अ ग्रॉस एनुअल वैल्यू. ओके, देन वी विल डिडक्ट द म्यूनिसिपैलिटी टैक्सेस पेड, देन वी विल गेट अ नेट एनुअल वैल्यू. उसमें से 30% डिडक्ट कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, और फिर जो भी बोरोइंग्स हमने की है, लोन वगैरह लिया है, उसका इंटरेस्ट माइनस कर देंगे. देन वी विल गेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. नाउ लेट्स सी इंडिविजुअल लाइन आइटम. ग्रॉस एनुअल वैल्यू. ग्रॉस एनुअल वैल्यू डिपेंड करेगा कि आपकी प्रॉपर्टी में आप खुद रहते हैं या फिर आपने उसको भाड़े पे लगा दिया, या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड. अच्छा, सेल्फ ऑक्यूपाइड आप रहते हो या आपकी फैमिली, दोनों कवर्ड है. इनफैक्ट अगर आपका खाली है प्रॉपर्टी वो भी इसी कैटेगरी में आएगा. दूसरा है लेट आउट प्रॉपर्टी. लेट आउट का मतलब होता है किसी को रेंट पे दिया हुआ. तो खुद अगर आप रहते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उसका वैल्यू होगा नील, आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा. ये आपको दो प्रॉपर्टी के लिए अलाउड है. दो से अगर ज्यादा प्रॉपर्टी है तो आपको बाकी प्रॉपर्टीज पे नोशनल टैक्स, नोशनल रेंट पे टैक्स देना होगा. नोशनल मतलब मार्केट में जो एक्सपेक्टेड रेंट है, ईआर एक्सपेक्टेड रेंट, जो कि हम लोग अभी देखेंगे, उस पे आपको, उस इनकम पे आपको टैक्स देना होगा. सो कोई भी तीन अगर प्रॉपर्टी है तो दो आप चूज कर ले जिसको आपको नील रखना है और तीसरे पे आपको टैक्स देना है. दूसरा आता है लेट आउट प्रॉपर्टी. अगर आपने किसी को प्रॉपर्टी रेंट पे दी है तो उसका जो जीएवी होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, वो होगा हायर ऑफ द टू. दोनों में से जो हायर होगा, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअली जो आपको रेंट मिलने वाला है, जो मिल चुका है, तो दोनों में से जो हायर होगा. ठीक है. ईआर कैसे निकालते हैं? लेट्स सी क्या एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलती है. एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए तीन वैल्यू हम लोग को चाहिए. म्यूनिसिपल वैल्यू, ये वो वैल्यू है जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी टैक्सेस चार्ज करने के पहले उस प्रॉपर्टी का निकालते हैं. फेयर वैल्यू है कि अगर आपकी जैसी प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी को अगर मार्केट में रेंट पे दे तो कितना रेंट आ सकता है. स्टैंडर्ड वैल्यू है, रेंट कंट्रोल एक्ट है जिसके अंदर टेनेंट से अननेसेसरी हाई रेंट नहीं चार्ज कर ले, इसीलिए एक एक्ट बना है, रेंट कंट्रोल एक्ट, जिसके अंदर रेंट मेंशन रहता है हर प्रॉपर्टी का. तो उसमें एक स्टैंडर्ड रेंट मेंशन है, तो उससे तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा? एक्सपेक्टेड रेंट होता है म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू का जो हायर होगा, और जो वैल्यू निकलती है वो और स्टैंडर्ड वैल्यू विच एवर इज लोअर. वंस अगेन, हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर वैल्यू बट नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड वैल्यू. एग्जाम्पल से समझ आएगा. सपोज म्यूनिसिपल वैल्यू निकला 10,000, फेयर वैल्यू निकला 15,000, इसका हायर कौन सा हो गया? 15,000. Now this 15,000 should not exceed the standard rent. Standard rent is 12,000. Hence expected rent will be 12,000. अभी एक्चुअल रेंट सपोज कीजिए 15,000 है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगा? हायर ऑफ द टू, 15,000.
आई होप क्लियर है। सो GAV 15,000 हमने निकाल लिया। अब आता है अनरियलाइज रेंट। मेनी अ टाइम्स ऐसा हो सकता है कि आपका टेनेंट आपको पैसा नहीं दे, आपका पैसा डूब जाए। सपोज कीजिए 1,000 रुपये अनरियलाइज रेंट था, तो आप अपने एक्चुअल रेंट रिसीव जब निकालेंगे, एक्चुअल रेंट रिसीव जब निकालेंगे 15,000, उसमें से 1,000 माइनस कर सकते हैं, तो बचा कितना 14,000। Now 14,000 and expected rent suppose 12,000, whichever is higher is 14,000. So GAV 14,000. Okay. So actual rent से unrealized rent माइनस कर सकते हैं, लेकिन उसके 4 कंडीशन है। आपकी टेनेंसी जेन्युइन होनी चाहिए, आपका एक्चुअली में आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हो, आपने उसको प्रॉपर्टी से निकाल दिया हो, आपने किसी और अपनी दूसरी तीसरी प्रॉपर्टी ऐसे टेनेंट को वापस नहीं दी हो, आपने लीगल केस चालू कर दिया उसके अगेंस्ट में रियलाइज करने के लिए, या फिर आपने असेसिंग ऑफिसर को ये प्रूव कर दिया कि अगर मैं केस भी करूंगा तो भी कोई फायदा नहीं है। सो टेनेंसी बोनाफाइड हो, उस टेनेंट ने घर खाली कर दिया वेकेट, या स्टेप्स हैव बीन टेकन, आपने ऐसे कदम उठाए ताकि आप उसको वहां से खाली करा सके। डिफॉल्टिंग टेनेंट का कोई आपकी और प्रॉपर्टी में रहना नहीं है, सारे लीगल प्रोसीडिंग जो आप ले सकते थे आपने ले लिए हैं, या फिर आपने असेसिंग ऑफिसर को बता दिया कि लीगल केस करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट। अगर आपकी प्रॉपर्टी कुछ समय के लिए, कुछ मंथ्स के लिए खाली हो जाती है, और बिकॉज ऑफ दैट आपकी जो एक्चुअल आपको जो रेंट आने वाला है वो आपके मार्केट रेंट से, एक्सपेक्टेड रेंट से कम हो जाता है, तो हम ऐसे केस में आपका जो एक्चुअल रेंट है उसको ही हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट। तो जनरल रूल क्या है? जनरल रूल है विच एवर इज हायर। जनरल रूल इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज एक्सपेक्टेड रेंट, क्योंकि वो हायर है। बट अगर मेरा एक्चुअल रेंट इज लेस देन गोइंग टू वैकेंसी, सो वैकेंसी के कारण मेरी एक्सपेक्टेड रेंट से मेरा एक्चुअल रेंट कम हो जाता है, तो हम एक्चुअल रेंट को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर एक्सपेक्टेड रेंट 1,20,000 है और मुझे 9 महीने का रेंट मिला है 1,08,000 रुपये, 3 महीने का मुझे रेंट नहीं मिला, 3 महीने प्रॉपर्टी खाली थी, ठीक है। अगर मिलता तो मेरा टोटल रेंट होता 144,000, जो कि मेरा एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा होता। बट क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी खाली थी, मेरा एक्चुअल रेंट कम हो गया एक्सपेक्टेड रेंट से, तो मेरे को एक्चुअल रेंट ही मान लिया जाएगा कि मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग नेक्स्ट। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलने के बाद में उसके म्यूनिसिपल टैक्सेस जो आपने एक्चुअली पे किए हैं वो माइनस कर देंगे, ताकि हम लोग को नेट एनुअल वैल्यू मिल जाए। ठीक है, सो GAV से क्या माइनस करेंगे? म्यूनिसिपल टैक्सेस जो कि आपने पे कर दिए। आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन किया है उससे मतलब नहीं है, आप जब पे करोगे तब आपको मिलेगा। म्यूनिसिपल टैक्स सपोज कीजिए फाइनेंशियल ईयर 2021 का आपने फाइनेंशियल ईयर 21 में जाके पे किया, तो आपको 20-21 में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, फाइनेंशियल ईयर 22 में आपको पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, सपोज 3,000 रुपए का म्यूनिसिपल टैक्स है, तो NAV निकालने का तरीका क्या है? 14,000 जो कि हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू है माइनस 3,000, 11,000 विल बी माई NAV। प्रॉपर्टी टैक्स आप लोकल अथॉरिटी को लेवी करना है, प्रॉपर्टी टैक्स आपको खुद पे करना होगा ओनर को। टेनेंट से पे कराएंगे तो अलाउड नहीं होगा, पेमेंट बेसिस पे ही अलाउ होगा। मूविंग नेक्स्ट। अब NAV निकल गया। NAV निकलने के बाद 2 डिडक्शन मिलेंगे। पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन। हमें पता है कि हमें अपने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में बहुत सारा वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर वगैरह कराना पड़ता है, तो लॉ बोलता है हम एक्चुअल एक्सपेंस को इग्नोर करेंगे, जो भी है आपका हमें मतलब नहीं है। 30% आप NAV का 30% जो है लेस कर दो। अगर सपोज कीजिए NAV 100 है तो 30% 70 जो है वो आपकी वैल्यू हम लोग मान लेंगे। ठीक है, सो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। फिर आता है फर्दर उस 70 में से अगर आपने कोई लोन लिया है प्रॉपर्टी के लिए, जिस प्रॉपर्टी का हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं वो लोन पे है, उसका आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उस इंटरेस्ट को भी अलाउ कर देंगे। लोन आप ये सब के लिए ले सकते हैं, परचेज, रिपेयर, रिन्यूअल, कंस्ट्रक्शन। अब आता है 2 तरह का कंडीशन। एक होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जिसमें आप खुद रहते हो, फैमिली रहती हो या खाली हो। एक होता है लेट आउट प्रॉपर्टी, जिसको आपने भाड़े पे दिया। अगर आपने प्रॉपर्टी भाड़े पे दी है तो यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको पूरा डिडक्शन मिल जाएगा इंटरेस्ट का। अगर आपने प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है, तो उस केस में डिडक्शन 2 लाख तक का ही मिलेगा, अप टू 2 लाख। वो 2 लाख का डिडक्शन का भी कंडीशन है, अगर आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो 2 लाख की जगह आपको सिर्फ 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। सो सिंपल है,
प्रॉपर्टी को भाड़े पे लगाया है तो पूरा इंटरेस्ट अलाउड है। प्रॉपर्टी अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट डिडक्शन अलाउड है, और अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो 30,000। कंडीशन क्या है कि लोन सिर्फ परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो, रिपेयरिंग वगैरह के लिए लिया है तो सिर्फ 30,000 अलाउड है। ये सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए। लोन आपने 1/4/1999 या उसके बाद लिया हो, उसके अगर पहले लिया है तो 30,000 का डिडक्शन। आपने परचेज 5 साल में या कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट करा लिया हो लोन लेने के बाद, नहीं तो आपको सिर्फ 30,000 मिलेगा। आपको जिससे भी आपने लोन लिया, फ्रेंड से, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, आपको उससे एक सर्टिफिकेट लेना होगा जिसमें लिखा होना चाहिए कितना इंटरेस्ट आप पे करने वाले हो। मूविंग नेक्स्ट, प्री कंस्ट्रक्शन प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट। मेनी अ टाइम सपोज कीजिए अगर जून में आपका कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन कंप्लीट हो जाता है, घर बन जाता है, आपने सपोज कीजिए जून से पहले भी या पिछले 3-4 सालों में लोन ले रखा था, उसके लिए आप इंटरेस्ट पे करते जा रहे थे, तो बोला जाता है कि इस जून के पहले का जो मार्च है, मार्च तक आपने जितना भी इंटरेस्ट पे किया है उसको आप टोटल करके उसका 1/5 कर लो और आप 5 साल में उसका डिडक्शन ले लो। 5 साल कहाँ से चालू करेंगे? पहला साल होगा ये जब आपका कंस्ट्रक्शन या परचेज कंप्लीट हो गया, तो आप 5 साल में ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन है कि आपको लोन सिर्फ एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए। अगर आपने रिपेयरिंग वगैरह के लिए लोन लिया था तो हम आपको ये अलाउ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अगर आपका कोई पुराने सालों का अरियर रेंट या अनरियलाइज रेंट किसी साल में वापस आ जाता है तो वो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बन जाएगा। ठीक है, अगर सपोज कीजिए 4 साल बाद आपको कोई पुराना रेंट मिल जाता है, 4 साल बाद ऑलरेडी आपने वो घर बेच दिया था 4 साल के अंदर, तो आप तो उसके ओनर नहीं है, तो क्या अभी आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा? द आंसर इज यस। आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स देना होगा। आपको उसमें से 30% अलाउ हो जाएगा। तो ओनरशिप इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसके ओनर हो या नहीं हो मतलब नहीं है। अगर 100 रुपया अनरियलाइज रेंट वापस आता है, 30 माइनस कर देंगे, 70 पे आपको टैक्स देना होगा। ठीक है, अगर आपने लोन इंडिया के बाहर से लिया है और उसको इंटरेस्ट इंडिया के बाहर पे कर रहे हैं तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आपने टीडीएस नहीं काटा, अगर आपने टीडीएस नहीं काटा इंटरेस्ट पे, या फिर इंटरेस्ट पे टीडीएस तो नहीं काटा, ठीक है, उस नॉन रेसिडेंट का कोई एजेंट भी नहीं है इंडिया में। सेक्शन 163 में जो एजेंट का डेफिनेशन है उसमें कोई एजेंट भी नहीं है, तब आपको इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि वो पैसा फिर रिकवर करेंगे किससे? ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को ओनर्स। अगर एक ही प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा अगर ओनर है तो क्या करेंगे? सेक्शन 26 बोलता है अगर एक प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा ओनर है तो हम हर एक ओनर का शेयर निकालना पड़ेगा, हर एक ओनर का इंडिविजुअल शेयर निकालना पड़ेगा। सेक्शन 22 से लेकर 25 तक हम उन सभी ओनर्स को एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोल के टैक्स नहीं करेंगे, हम हर एक इंडिविजुअल का शेयर निकालेंगे। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है जब शेयर ऑफ ईच इंडिविजुअल इज डिफाइंड एंड असर्टेनेबल। हमें हर एक ओनर का शेयर पता होना चाहिए तभी ये एप्लीकेबल है, अदरवाइज किसी एक के नाम पे पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्स लग जाएगा। सो शेयर डिफाइन होना चाहिए। शेयर कैसे डिफाइन होगा? द रेस्पेक्टिव शेयर, जब आपने प्रॉपर्टी खरीदा था तब इंडिविजुअल को ओनर ने जितना उस पैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था वही आपका शेयर माना जाएगा। Respective share of the co-owner in the property will be in the ratio in which they have actually contributed to the cost of property. अगर एक ही बंदे ने पूरे पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं और बाकी के खाली नाम है एग्रीमेंट में तो को ओनरशिप नहीं माना जाएगा, एक ओनर माना जाएगा। अगर सभी ने परचेज करते समय सभी को ओनर ने इंडिविजुअली पैसा दिया था तो वो को ओनर्स माने जाएंगे और उनका शेयर वैसे ही डिसाइड होगा। तो क्या जो 2 लाख का जो इंटरेस्ट डिडक्शन है वो हर एक को ओनर को मिलेगा? आंसर इज यस। इनफैक्ट 80C में जो प्रिंसिपल रीपेमेंट होता है 1.5 लाख रुपए का, वो भी हर एक को ओनर को मिल जाएगा। कंडीशन है कि शेयर डिफाइन होना चाहिए, पता होना चाहिए किसका कितना शेयर है। दूसरा, प्रॉपर्टी सभी को ओनर ने अपने पैसा कंट्रीब्यूट किया था, एक सिंगल पर्सन शुड नॉट कंट्रीब्यूट। ठीक है, सभी ने इंडिविजुअल शेयर में कंट्रीब्यूट किया था। मूविंग नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डीम्ड ओनरशिप। कभी कभी हम किसी प्रॉपर्टी को, किसी हाउस प्रॉपर्टी को डीम्ड ओनर मान लेते हैं। कैसे? अगर किसी इंडिविजुअल ने अपने हाउस प्रॉपर्टी अपने माइनर चाइल्ड, माइनर मैरिड डॉटर कवर्ड नहीं है, ठीक है, शादीशुदा डॉटर कवर्ड नहीं है, किसी माइनर चाइल्ड को या अपने स्पाउस को, हस्बैंड या वाइफ को ट्रांसफर कर दिया एज अ गिफ्ट,
या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब 100 रुपए का चीज अगर 20 रुपए में ट्रांसफर कर दिया, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। सो ऐसे केस में हम इंडिविजुअल को उस प्रॉपर्टी का ओनर मान लेंगे। सो ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड एज अ गिफ्ट और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। हाँ, अगर डिवोर्स के केस में अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है तो वो यहाँ कवर्ड नहीं है। मैरिड डॉटर को कवर ट्रांसफर किया तो यहाँ कवर्ड नहीं है। फिर आता है कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक कंपनी अगर अपने मेंबर्स को कोई प्रॉपर्टी में अलॉट करते हैं, हाउसेज अलॉट करते हैं, तो वो इंडिविजुअल हाउसेज जो अलॉट हो रहा है इंडिविजुअल मेंबर को, वो उनके डीम्ड ओनर माने जाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी का पोजेशन मिल जाता है, कोई प्रॉपर्टी का आपने हाफ पेमेंट किया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर उसमें आपको पोजेशन मिल गया, पोजेशन इन पार्ट परफॉर्मेंस मिल गया, तो आप उसके डीम्ड ओनर माने जाओगे। फिर आता है होल्डर ऑफ एन इम्पार्टिबल एस्टेट। अगर आप किसी एस्टेट के होल्डर हो जो कि जिसके इंडिविजुअल मेंबर्स है, ठीक है, तो आप उसके डीम्ड ओनर माने जाओगे फॉर ऑल द प्रॉपर्टी कंप्राइज इन द एस्टेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक कोई प्रॉपर्टी है जिसके 4-5 ओनर है, तो वो इंडिविजुअल जो है उसके डीम्ड ओनर माने जाएंगे। सो दिस वाज डीम्ड ओनरशिप। सो आई होप the entire income from house property section is clear. This was in summary, it was bit quick. So if you have any doubt, you do write in the comment box. Okay, thank you.